Hello everyone. So as in today's lecture, it means lecture number 7 of the 7th chapter, we will going to study about furthermore biological evidences regarding the evolution. ठीक है, जिसमें से हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट एविडेंस के बारे में स्टडी किया था. आज हम फर्दर मोर यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट मी रिमाइंड यू क्विकली. तो इस तरह से कुछ हमने बायोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें ये 4 सब टॉपिक हैं वो हमें देखने हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में ये फर्स्ट हमने कवर किया है यानी लेक्चर नंबर 6 में, जो कि था एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. ठीक है, ये खत्म हो गया. आज के लेक्चर में ये बाकी के 3 यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ विल कवर, जिसमें से सेकंड है एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी. ओके, सो सबसे पहले जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इसमें हम कौन से एविडेंसेस हैं वो स्टडी करने वाले हैं, जिससे हमें इवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अ एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी मीन्स so during the development of the fetus different stages are there which we call embryonic stages. So in that we are going to discover some evidences जिससे हमें पता चलेगा कि evolution है वो हुआ है and the next after next है वो किस तरह से sequence में evolution हुआ है. Right, so let's see. So जिसके बेसिस पे एक लॉ दिया है बेयर ने, जो कि साइंटिस्ट का नाम है बेयर्स लॉ. This was proposed by von Baer, जो कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है. सो प्लीज डू रिमेंबर फॉर द एमसीक्यू, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज विच ऑफ द फॉलोइंग. ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन अगर दिए हो, देन यू हैव टू रिमेंबर von Baer. He stated that in embryonic stages general characters appear firstly and specialized characters appear later. यानी कि जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, सो ऑलमोस्ट जैसे कि अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, भले ही डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स हैं, बट जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, तो उनमें जब भी ये फीटस डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पे सब में सबसे पहले कौन से कैरेक्टर से वो अपीयर होंगे, जो कि जनरल है, जो कि सब में पाए जाते हैं. वैसे कैरेक्टर से उनका डेवलपमेंट होगा बॉडी में. ठीक है, इंटरनली और आउटर मॉर्फोलॉजिकली ऑल्सो. सो इसका मतलब, सो ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ वी कैन से, सो स्टार्टिंग फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज वी कैन से, उसमें जो फीटस है उसका डेवलपमेंट है वो सिमिलर लगेगा हमें. यानी कोई भी वर्टिब्रेट एनिमल्स हो जिसके फीटस हैं वो हमें या बर्ड भी हो सकते हैं, उनके एम्ब्रियोस हैं वो सिमिलर दिखेंगे. कब? शुरू के डेवलपमेंट में. ऐसा क्यों? क्योंकि सबके जो जनरल कैरेक्टर है सबसे पहले वही एक्टिव हो रहे हैं, वही बन रहे हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल भी, तो इसलिए वो सब सिमिलर लगेंगे. देन कम्स द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स, यानी फिर अब जो डिफरेंट एनिमल्स है तो उनके बेसिस पे उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो शो करेंगे, फीटस है वो. ठीक है, और एम्ब्रियो है वो उस तरह से डेवलप होगा. यानी लेटर ऑन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वी कैन डिस्टिंग्विश देम दैट दिस आर इन दिस ग्रुप और दिस आर इन दिस ग्रुप. बट वाइल दे आर डेवलपिंग, सो इनिशियल स्टेज होता है, उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये जो एम्ब्रियो है वो किस एनिमल का एम्ब्रियो है. राइट, सो उनके बेसिस पे एक लॉ दिया था जिसको बेयर्स लॉ भी बोलते हैं. फर्दर अगर हम बात करें, देन मोलार प्रपोज्ड, साइंटिस्ट का अगेन नाम है. So he proposed one theory which is called recapitulation theory. ठीक है, according to which ontogeny recapitulates phylogeny. It means what? So ontogeny is the study of embryological development of individual organisms. तो ontology किसे बोलते हैं पहले तो ये क्या है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे करके, फर्स्ट स्टेज में डेवलपमेंट, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो ये जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं?
ontogeny. ठीक है. While phylogeny means, so phylogeny is the evolutionary history of that organism. और फाइलोजेनी यानी कि जो भी ये ऑर्गेनिज्म है उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, यानी उनके एंसेस्टर कौन कौन थे, कहाँ से ये डेवलप होके आए हैं. तो ओंटोलॉजी वी कैन से ओंटोजेनी विच रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, यानी जैसे कि हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं वैसे ही हम उनके एंसेस्ट्रल डेवलपमेंट भी देखते हैं. यानी ओब्वियसली इवोल्यूशनरी अगर स्टडी करनी है तो सीधी सी बात है उनके एंसेस्टर को भी स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप से आए हैं, कहाँ से ये डिवाइड हुए, कहाँ से ये इवोल्व होके आए हैं. देन ओनली वी केम टू द कंक्लूजन कि इनका इवोल्यूशन है वो किस में से हुआ है, यानी सबसे पहले कौन था, है ना. तो ये दोनों स्टडी है वो एक दूसरे को रिकैपिचुलेट करती है. ठीक है, दैट इज वाई ही रोट ontogeny recapitulates phylogeny. Okay. In 1866 Ernst Haeckel explained, साइंटिस्ट का नाम है, explain it in detail and call it biogenetic law. तो फिर आगे फर्दर मोर साइंटिस्ट आए जिनमें से एक थे अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने ये थियोरी है वो डिटेल में एक्सप्लेन की, डिटेल में समझाया विद द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स ऑल्सो, एंड ही कॉल्ड इट बायोजेनेटिक लॉ. क्योंकि ये इवोल्यूशन कैसा है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, दैट इज वाई ही कॉल्ड इट बायोजेनेटिक लॉ. ठीक है. इट मीन्स एन ऑर्गेनिज्म शोज इट्स ancestral adult stages during its embryonic development. In other words, embryos of advanced species pass through stages represented by adult organism of more primitive species. इसका क्या मतलब है कि इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से हमें ये पता चलता है कि ये जो अभी के एडवांस्ड एनिमल है उनके एम्ब्रियो शुरुआती स्टेज में कैसे हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनसे मिलते आते हैं, है ना. इसका मतलब कि जो एडवांस ऑर्गेनिज्म बने हैं वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में से ही इवॉल्व होके बने हैं. ठीक है, एक तो पहली चीज हमें ये पता चलती. दूसरी चीज क्या है कि जैसे ही ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रिपीटेटिव चेंजेस आते हैं कोई भी एम्ब्रियो में ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, बाय दैट वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि ये किस किस एंसेस्टर से मिलते हैं. यानी 3 तरह के डेवलपमेंट अगर देखने को मिलते हैं हमें ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो हमें पता लग सकता है कि ये 3 तरह के कुछ अलग अलग एंसेस्टर है, उनका कुछ मिक्सचर है वो बन के ये इवॉल्व होके कुछ नई स्पीसीज बन गई है. ठीक है. सो बाय देयर ओनली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वी कैन गॉट द आइडिया अबाउट द इवोल्यूशन. क्योंकि आफ्टर द एडल्टहुड वी कांट गेस कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो स्पीसीज है वो किस में से इवॉल्व हुई. अगर इवोल्यूशन हमें पता करना है तो इनिशियल स्टेज में ही स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही. ओके. सो इट शोज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन एंसेस्ट्री. तो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सभी के जो फीटस हैं वो शुरुआती डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जिसके भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सिमिलर लगते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि इन सब के एंसेस्टर हैं वो सेम रहे होंगे. फिर कुछ जेनेटिक चेंज आता रहा, फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, इफेक्ट्स की वजह से कुछ जीन्स में, कुछ डीएनए में चेंजेस आते रहे, यानी कि म्यूटेशन होता रहा, और उसकी वजह से क्या हो गया, कुछ नए नए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं और स्पीसीज है वो आती गई. तो इसलिए अभी इतनी सारी वेराइटी देखने को मिलती है, बट अल्टीमेटली दे आर इवॉल्व फ्रॉम द सिमिलर एंसेस्टर. और ये हमें कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, जिसका शुरुआती स्टेज है वो सब में सिमिलर है, यानी सबके एम्ब्रियो हैं वो सेम लगते हैं स्टार्टिंग के वीक्स में. जिसका मतलब ऑब्वियसली उनके एंसेस्टर भी सेम ही रहे होंगे, बट फिर कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंज हुआ और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है वो ऐड होते गए और वो कंप्लीटली एक नई स्पीसीज और नए एनिमल की तरह शो किए, जो कि आज की तारीख में पाए जाते हैं. ठीक है. इंटरेस्टिंगली वॉन बेयर इन 1828 हैड disproven the biogenetic law before Haeckel invented it.
यानी जो हमने बोला था कि इन 1866 अर्नस्ट हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ है वो एक्सप्लेन किया, बट बिफोर दिस यानी उसके पहले ही, जब ये बायोजेनेटिक लॉ बताया उसके पहले ही, यानी बनने से पहले ही 1828 में वॉन बेयर में इसको डिसप्रूव किया था बायोजेनेटिक लॉ को, जबकि हैकल ने तो वो इन्वेंट भी नहीं किया था, उससे पहले ही उसको डिसप्रूव कर दिया गया था। कैसे? सो ही ऑब्जर्व दैट embryos never pass through the adult stages of other animals। तो उन्होंने ये बताया था कि जो ये इम्ब्रियोस हैं वो कभी भी नेवर पास थ्रू, यानी कभी भी वो पास नहीं होते किसमें से, एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। तो किसी और एनिमल के एडल्ट स्टेज हैं वैसे दूसरे एनिमल्स के इम्ब्रियो से कभी डेवलप नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर उनकी तरह डेवलप करेंगे तो दिखेंगे भी वैसे ही, तो नई स्पीसीज या नई एनिमल कैसे बना। सो ये सीधी सी बात है कि इम्ब्रियो है वो शुरू में ही सिमिलर लगेंगे, फिर तो वो अपने ओरिजिनल पेरेंट के जैसे ही दिखेंगे, तभी तो ये पूरी एक अलग स्पीसीज है वो बनेगी बाय द इवोल्यूशन, राइट। अगर सारे सिमिलर रहे, पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सिमिलर रहा, देन सिमिलर एनिमल्स ही बनेंगे, अलग कहाँ से बनेंगे, है ना। सो उसके कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जिसको हम एग्जाम्पल्स बोलेंगे। सो पहला एग्जाम्पल है द टेडपोल लार्वा ऑफ एम्फीबियंस रिजेंबल्स विथ फिशेस। तो टेडपोल लार्वा यानी कि अगर आप फ्रॉग की बात करो, मेंढक, राइट, तो उसके जो लार्वा होते हैं शुरुआती स्टेज में, जिसको हम टेडपोल बोलते हैं, यानी एम्फीबियन ही है, वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। सो दिस आर द एम्फीबियंस, जिसका एक एग्जांपल है फ्रॉग। तो उनके लार्वा है वो किससे रिजेंबल करते हैं, फिश के लार्वा से। यानी जो फिश का शुरुआती डेवलपमेंट होता है वो सेम लार्वल स्टेज होता है फ्रॉग में भी। तो यानी इन दोनों के लार्वा शुरुआत में है वो सिमिलर लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये फ्रॉग का टेडपोल है या तो ये फिश का लार्वा है, ठीक है। तो इसका मतलब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो शुरुआती स्टेज में कैसा है, सिमिलर है। बट अल्टीमेटली वी कैन सी कि फिश है वो मराइन एनिमल है और जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है, यानी वो दोनों जगह पे रह सकते हैं, जबकि फिश है वो सिर्फ पानी में ही रह सकती है। सो दिस इंडिकेट्स ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम द फिशेस। तो एक इस लाइव एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है इवोल्यूशन के बारे में। सो वी कैन गेट आइडिया दैट एम्फीबियंस है उनका ओरिजिन किस में से हुआ है, फिश में से। तो यानी सबसे पहले हमें ये पता है कि लाइफ है वो वाटर में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वहां पे ही सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे पहले बारिश के थ्रू पहुंचे थे और पहला सेल बना था, राइट। सो फर्स्ट लाइफ फॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम द वाटर। तो फिर ऐसे कुछ डेवलपमेंट हुए कि इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म बनते गए कि जो पानी में भी रह सकते थे और जमीन पे भी रह सकते, यानी कम्स द एम्फीबियंस। तो फिश में से ही एम्फीबियंस का इवोल्यूशन हुआ है, ये हमें पता चलता है इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। फिर आए एम्फीबियंस में से जो लैंड पे रह सकते हैं वैसे एनिमल्स। तो ये धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन होता गया। बट सबसे पहले तो क्या, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वही सबसे पहले बने थे अर्थ पे, ठीक है। तो एक पहला एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन हायर वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, इट initially exhibits the two-chambered states same as fishes। तो यानी अभी हम बात कर रहे हैं हायर वर्टिब्रेट्स की, यानी बर्ड्स एंड मैमल्स, जो कि सिर्फ जमीन पे रहते हैं, ठीक है। अब इनका भी अगर हम डेवलपमेंट देखें तो इनिशियली उनका जो हार्ट यानी जब बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो वो शुरू में कैसा होता है, टू चेम्बर्ड होता है, जबकि अल्टीमेटली वी नो मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। यानी अगर हम ह्यूमंस की भी, हमारे हार्ट की बात करें, ठीक है, तो 4 चेम्बर्ड होता है हार्ट हमारा, है ना। सो नाउ शुरू में पर ये जब भी हार्ट बन रहा होगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, तब वो कैसा होगा, इनिशियली इट एग्जिबिट्स द 2 चेम्बर्ड स्टेट्स, यानी पहले 2 चेम्बर बनेगी, किसके जैसे, सेम एज फिशेस, क्योंकि फिश में 2 चेम्बर हार्ट होता है। तो सेम वैसे ही मैमल एंड बर्ड्स में भी शुरू में जब हार्ट बनेगा तब वो कैसा होगा, 2 चेम्बर्ड ही होगा। लेटर ऑन इट डेवलप्स इनटू 3 चेम्बर्ड एज इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। यानी फिश के बाद कौन आए, एम्फीबियंस आए एंड रेप्टाइल्स आए, तो फिर उनके जैसा 3 चेम्बर्ड बनते हैं, यानी 3rd चेम्बर आती है। देन फाइनली इन द लास्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस
it becomes 4 chambered as such in the adults and lastly ये 4 chambered बनता है जैसा कि ओरिजिनल एडल्ट्स में, ओरिजिनल मैमल में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये 4 चैम्बर लास्ट में बनती है, शुरू में वो 2 चैम्बर्ड ही बनता है यानी फिश जैसा ही डेवलपमेंट है, देन एम्फीबियंस जैसा यानी 3rd चैम्बर बनती है एंड द लास्ट 4th चैम्बर विल डेवलप। सो दिस प्रूव्स दैट ऑल वर्टिब्रेट्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन फिश लाइक एंसेस्टर एंड ऑल्सो that both birds and mammals have evolved from reptiles। तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि तो ये उनके एंसेस्टर है वो कहीं ना कहीं फिश जैसे रहे होंगे जो कि पानी में रहते हैं और 2 चैम्बर हार्ट जिनका होगा। दूसरा हमें ये भी पता चलता है कि बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों हैं ये किस में से इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल में से, क्योंकि जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो पहले फिश, देन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड देन कम्स द बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इस तरह का एक पूरा इवोल्यूशन हुआ, ये हमें ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू, ऐसे सिमिलैरिटीज के थ्रू हमें इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आए, कौन सा उनके बाद में इवोल्व हुए। ठीक है, सो ये था सेकंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस में सेकंड सब टॉपिक। नाउ लेट अस सी द थर्ड सब टॉपिक। सो थर्ड है एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, so now let us see the evidences regarding the biochemistry. So similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry। यानी एक तो है प्रोटीन्स और दूसरे हैं जीन्स जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं सिमिलर बट इन अलग अलग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यानी ये दोनों जो बायोमोलिक्यूल हैं वो उनका फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि हमें ये पता है जैसे कि हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, राइट। तो जीन्स कभी भी अपना काम वो खुद नहीं कर सकते, उनको अल्टीमेटली क्या बनाना पड़ेगा, प्रोटीन। तो जीन्स से वो पहले बनाते हैं mRNA एंड देन फॉर्म्स द प्रोटीन्स, देन दिस प्रोटीन विल डू देयर फंक्शन और डू देयर रोल, राइट। तो ये तभी भी अपना रोल है वो प्ले करते हैं, तो डायरेक्टली जीन से वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि प्रोटीन एंड जीन्स है जिनका फंक्शन है वो सिमिलर होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो इसीलिए हम इससे हमें ये पता चलता है कि उनका एंसेस्टर है वो कॉमन रहा होगा कभी ना कभी। देन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, डीएनए एंड ब्लड इन कोडेट्स इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम। यानी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे प्रोटोप्लाज्म का, एंजाइम का, सभी कोडेट्स में, ठीक है, तो यानी जो प्रोटीन हमारे में है सेम वही प्रोटीन दूसरे में भी अगर है तो उसका फंक्शन भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, जैसे कि इंसुलिन फॉर एग्जांपल, राइट। तो इस तरह से कोडेट्स हैं उनमें, ये अगर इंसुलिन प्रोटीन है तो उनका काम जो हमारे बॉडी में शुगर को कंट्रोल करना है वही काम उनका दूसरे के बॉडी में भी रहेगा अगर वो प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो इसका मतलब भले ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं पर ये बायोमोलिक्यूल्स अपना काम तो क्या कर रहे हैं, सब में सेम ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बने हैं वो किसी एक ही एंसेस्टर में से एक ही जगह से बने हुए हैं, भले अभी वो हैं अलग अलग बॉडी में, ऑर्गेनिज्म अलग अलग है बट इन बायोमोलिक्यूल्स का काम क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब उनके एंसेस्टर है वो क्या रहे होंगे, सिमिलर रहे होंगे जिसमें से बने थे एक टाइम पे, राइट। सो इट शोज दैट ऑर्गेनिजम्स शेयर्ड एंसेस्टर इन रिसेंट और डिस्टेंट पास्ट। तो यानी अभी भी ये सारे मॉलिक्यूल्स का फंक्शन सिमिलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिसेंट ही उनके जो एंसेस्टर है वो सेम ही रहे होंगे, धीरे धीरे जाके ये मॉलिक्यूल सब में बट गए हैं, क्योंकि जो डीएनए में म्यूटेशन हुआ उससे ऑर्गेनिज्म है वो दिखने में यानी मॉर्फोलॉजिकली कुछ अलग अलग बन गए, यानी अभी हम अलग अलग उसको एनिमल की तरह जानते हैं, बट इन रियलिटी वो बने किसी एक ही एंसेस्टर में से हैं जिनमें ये प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सिमिलर फंक्शन प्ले करते थे। यानी अभी भी देखने से एनिमल चेंज हो गए हैं अलग अलग जो कि हमें लगते हैं, बट इंटरनली दे आर स्टिल सिमिलर, क्योंकि उनमें ये बायोमोलिक्यूल्स है उनका फंक्शन आज भी सिमिलर ही है, क्योंकि इंटरनल चेंज नहीं आया है, सिर्फ आउटर अपीयरेंस से वो चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन इन द मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन, राइट। ओके, देन फोर्थ सब टॉपिक ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड टूडेज लास्ट सब टॉपिक
which is paleontological evidences. इसका क्या मतलब? दिस इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी. ठीक है, तो इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? फॉसिल्स के बारे में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. फॉसिल्स, राइट, जिससे ही हमें मोस्ट ऑफ चीजें पता चली है, चाहे वो शेप हो, चाहे वो साइज हो, चाहे ईयर्स हो, कितने सालों पुराना ये कोई एनिमल रहा होगा, या तो किस तरह का वो दिखता होगा, या तो उनके जो बोन स्ट्रक्चर हैं उनसे हमें पता चला. तो ये सारी चीज़ें हमें फॉसिल्स के थ्रू ही पता चली, जिसका बहुत ही बड़ा रोल है एविडेंसेस में, यानी कि हमें इवोल्यूशन के बारे में पता लगाने में फॉसिल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लेल, फॉसिल्स आर, ये साइंटिस्ट का नाम है, फॉसिल्स आर impression or remains of hard parts of life forms found in rocks. तो ये fossils मतलब क्या? तो ये एक हार्ड पार्ट है किसी भी लाइफ फॉर्म का जो कि रॉक में पाया जाता है. तो ये हमें पता ही है, fossils यानी कहीं भी हम अगर जमीन वगैरह है उसको खुरेदेंगे या तो फिर खोदेंगे हम उसको, तो उसमें से ये कुछ fossils है वो निकलते हैं. जैसे कि बहुत ही पुराने टाइम पे बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स निकले जिससे ही हमें पता चला, जैसे कि उसका एक बेस्ट एंड कॉमन एग्जांपल है डायनासोर्स. सो हाउ वी गॉट द आइडिया अबाउट डायनासोर्स? हमने तो कभी किसी ने देखा नहीं, तो हमें पता कैसे चला कि इतना बड़ा और इस तरह का कुछ दिखने वाला एनिमल है वो कभी रहा होगा? सो बाय दिस फॉसिल्स ओनली. तो जैसे ही ये जमीन में से कुछ काम करते वक्त, कंस्ट्रक्शन काम वगैरह कुछ करते वक्त, ये रॉक्स में से उनके जो बोन्स वगैरह है वो सब, कार्टिलेज वगैरह, वो सारी चीजें निकली, जिसको एक साथ मर्ज करके पता लगाया गया कि कुछ इस तरह का शेप रहा होगा और इतना बड़ा साइज में कोई एनिमल है वो कभी रहा होगा एक टाइम पे, राइट? सो दैट आइडिया वी गॉट फ्रॉम द फॉसिल्स ओनली. सो रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स one over the other during the long history of earth, and such type of rocks are called as sedimentary rocks. तो फॉसिल्स हैं वो जनरली हमें मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में से. सो मोस्टली फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं जिनमें से फॉसिल्स मिलते हैं और ये कैसे बने? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है कि जैसे कि अर्थ क्रस्ट है, तो आज की तारीख में जैसे कि आप अर्थ का ऊपर का लेयर देख रहे हो जिसमें हम अपने पैर रखते हैं, राइट, सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. तो वो टॉप मोस्ट आज का जो लेयर है वो सालों पहले यही लेयर टॉप मोस्ट नहीं हुआ करता था. तो आज के समय में जो अर्थ के डीप डाउन क्रस्ट में चले गए हैं वो लेयर्स कभी टॉप पे हुआ करते थे. बट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सेडिमेंट्स, तो यानी स्ट्रॉम आते गए, फिर जो रॉक सैंड पार्टिकल्स हैं तो वो सारे बिखरते गए बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ द रेन. तो ये पानी के साथ बह के, फिर कुछ है वो हवाओं की वजह से, तो इस तरह से ये लेयर से वो ऊपर बनते गए वन बाय वन करके. ठीक है, तो इस तरह से अभी क्या हो गया कि जो सेडिमेंट रॉक है वो बन गए, यानी पहले का जो टॉप मोस्ट लेयर था जब ये एनिमल्स जिंदा हुआ करते थे उस टाइम पे वो मर गए, तो वहीं पे ऑब्वियसली वो वहीं जमीन पे ही पड़े रहे होंगे, और उसके ऊपर धीरे 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 करके ये क्या हो गया, अर्थ के ऊपर बहुत सारे लेयर बनते गए. ठीक है, तो आज की तारीख में अगर वो हमें मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? अर्थ के क्रस्ट में. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन अर्थ के ऊपर भी बहुत सारे लेयर बन गए. तो जिस किसी लेयर पे, जो लेयर टॉप मोस्ट रहा होगा और उस टाइम पे वो एनिमल जिंदा होगा, उसी लेयर पे वो हमें जाके मिलेगा. चाहे फिर हमें 5 लेयर डीप जाना पड़े क्रस्ट में, या तो 6 लेयर डीप जाना पड़े क्रस्ट में, तो जिस लेयर वो टॉप पे रहा होगा और उस टाइम पे वो एनिमल जिंदा होंगे, उसी लेयर में हमें उनके फॉसिल्स है वो भी पाएंगे, वो भी मिलेंगे हमें. ठीक है, तो वहां पे वो पाए जाएंगे. सो दैट इज वाई वी रोट हियर दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स दैट अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ. सो बहुत टाइम पे ये अर्थ के डिफरेंट लेयर्स बनते गए और ये रॉक है वो उसमें सेडिमेंट्स होते गए, और वहीं से हमें मिलते हैं क्या? फॉसिल्स, क्योंकि वो उस टाइम पे जिंदा थे. तो आज के टॉप मोस्ट लेयर में थोड़ी हमें मिलेंगे, वो तो अर्थ के क्रस्ट में ही मिलेंगे हमें, है ना. सो नेक्स्ट है
different aged rock sediments contain fossils of different life forms who probably we can say died during the formation of the particular sediment. तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स जो कि हमें मिलते हैं उसमें जो फोसल्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के, उसका क्या मतलब हुआ कि वो प्रोबेबली उस टाइम पे ही मर चुके होंगे, डाई हो चुके होंगे, तभी तो उस सेडिमेंट पर्टिकुलर सेडिमेंट्स में से मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उस टाइम पे ये एनिमल्स है तब जिंदा होंगे और उसका जो टॉप मोस्ट लेयर होगा वो वहां पे ही मिलेंगे हमें, है ना। तो जिस किसी भी लेयर में से मिलते हैं हमें, वो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस लेयर का जो जितना उस लेयर को टॉप रहने में जितने साल हुए उतने ही साल हुए इन एनिमल्स को भी जिंदा हुए हो, राइट। तो उस टाइम पे वो जिंदा पाए जाते थे। अ स्टडी ऑफ फोसल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स indicates the geological period in which they existed. So जहां से फोसल्स मिलते हैं हमें जिस किसी भी लेयर में से, उससे हमें पता चलता है कि एनिमल है वो उस जियोलॉजिकल पीरियड में कभी एग्जिस्टेड यानी जिंदा हुआ करते थे, राइट। और एक कॉमन कैलकुलेशन है कि अर्थ के नॉर्मली ऑब्वियसली दिस में वेरी बट एक लेयर को बनने में अराउंड 500 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। दिस इज अ कॉमन कैलकुलेशन, राइट। इट इज नॉट एग्जैक्ट बट कॉमनली वी कैन से 500 ईयर्स लगते हैं। तो भी मान लो कि अर्थ के 5 लेयर्स डीप में से कोई फॉसिल हमें मिलता है, तो यानी एक लेयर को बनने में 500 ईयर्स लगे, तो 5 लेयर्स को बनने में कितने ईयर्स रहे होंगे, बनने में कितने ईयर्स रहे होंगे, 25,000 ईयर्स, 2500 ईयर्स, राइट। सो इसका मतलब इतने सालों पहले का वो फॉसिल है, यानी इतने सालों पहले वो एनिमल जिसका फॉसिल मिला हमें 5 ईयर डीप डाउन, वो उतने टाइम पहले जिंदा हुआ करता था। गॉट इट? सो सम ऑफ देम रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल है डायनासोर्स। द स्टडी शोज दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम and certain life forms are restricted to certain geological time spans. So obviously कुछ life forms है वो कुछ time period जितना ही वो वहां पे थे, यानी मान लो 100 years तक ही वो जिंदा रहे, उसके बाद है फिर वो extinct हो गए। तो certain geological time spans में ही वो कुछ animals है वो पाए गए, ठीक है। New forms of life have arisen at different times in the history of earth. जैसे कि इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस, तो इवोल्यूशन होता गया और नए नए डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है वो आते गए। कुछ पुराने हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, या तो फिर कुछ में से इवोल्यूशन होके उनका जो रूप है वही चेंज हो गया, उनका अपीयरेंस है मॉर्फोलॉजिकल वही चेंज हो गया। जनरली fossils found in older rocks are of simpler type and found in newer rocks are of complex type. तो देखो ये एक चीज है कि जब भी कोई ओल्डर रॉक में से फॉसिल मिलते हैं वो सिंपलर होते हैं। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि ओल्डर रॉक है यानी वो बहुत सालों पुराने हैं, तो उसका मतलब उसमें से जो फॉसिल मिले वो एनिमल भी बहुत सालों पहले जिंदा हुआ करते थे, तो उस टाइम पे एडवांस्ड बॉडी सिस्टम नहीं बनी थी, यानी वो भी कैसे थे, सिंपलर ऑर्गेनिज्म ही थे। बट जो न्यूअर रॉक में से फॉसिल्स मिलते हैं उनका बॉडी टाइप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ तो बॉडी में भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती गई, राइट, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। यानी ओल्ड रॉक में से जो फॉसिल्स मिलते हैं वो मोस्टली सिंपलर बॉडी टाइप होता है उनका, और जो न्यूअर रॉक में से फॉसिल्स मिलते हैं उनका बॉडी टाइप है कंपेरेटिव टू दैट वन कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, बाय फॉसिल्स वी कैन स्टडी द इवोल्यूशनरी पेडिग्री ऑफ एनिमल्स, यानी हिस्ट्री उनकी, लाइक हॉर्स, एलिफेंट्स एंड मैन एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली फॉसिल्स की स्टडी से हमें पता लगता है कि कौन से एंसेस्टर में से ये आज के एनिमल्स जो कि हम देख सकते हैं वो बने हैं, ठीक है। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो यानी जियोलॉजिकल स्टडी हम करेंगे, यानी अर्थ के क्रस्ट को हम स्टडी करेंगे, उनके लेयर्स को स्टडी करेंगे, तभी जाके हमें उनके बायोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोलॉजिकल हिस्ट्री भी पता लगेगी, जैसे कि फॉसिल्स के थ्रू।
अगर हम जियोलॉजिकल ही स्टडी नहीं करेंगे हिस्ट्री की तो उनमें मिले हमें फोसिल्स वगैरह भी कैसे पता चलेंगे, राइट? सो दिस इज द पैरेलल स्टडी वी कैन से जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल हिस्ट्री. ओके, नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ फोसिल्स. इन फोसिल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है अनअल्टर्ड फोसिल्स. तो नाम से कुछ पता चल रहा है हमें कि अनअल्टर्ड है, यानी fossils which are preserved in their original or intact form in ice and amber etc. तो ये ऐसे fossils की बात हो रही है जो कि ओरिजिनल अपने फॉर्म में ही प्रिजर्व्ड रहे हैं, यानी उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं. तो वो जैसे हुआ करते थे जिंदा वैसे के वैसे ही उनकी बॉडी प्रिजर्व रही मरने के बाद भी. ऐसा क्यों हुआ? तो हमने लिखा है उधर कि आइस में वो प्रिजर्व रहे. तो हमें पता ही है कि आइस में जल्दी से बॉडी है वो सड़ नहीं जाती है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका डिकेइंग है वो नहीं होता है आइस में, और जैसी बॉडी होती है वैसे ही इंटेक्ट रहती है. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमें पूरा शेप एंड प्रॉपर एनिमल के बारे में इसे फोसिल्स के थ्रू पता चलता है. सेकंड उसका एग्जाम्पल है वूली मेमोथ्स found frozen in ice around 25,000 years before extinct fossils were found from the Siberian region. तो एक एग्जाम्पल है इस एनिमल का जो कि एलिफेंट जैसा दिखता है. अभी मैं इमेज दिखाऊंगी आपको, जिसको बोलते हैं वूली मेमोथ्स. तो इनके फॉसिल्स हैं वो इसी तरह से इंटेक्ट पाए गए आइस में से, क्योंकि वो आइस में रहते थे. तो यानी वैसे एनिमल्स तो वहीं पे मरे होंगे, तो उनकी बॉडी है वो आइस में ही जम गई होगी, तो वो सड़ी नहीं, वैसी की वैसी रही बहुत सालों बाद भी, राइट? तो वो है वूली मेमोस, जिसकी पहले मैं इमेज दिखा दूं फिर आगे बात करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो कि आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो वो है वूली मेमोस की, यानी जैसे कि मैंने आपको कहा एलिफेंट जैसा दिखता है ये एनिमल, जो कि उसका हम एंसेस्टर बोल सकते हैं कि कभी एक टाइम पे वो ऐसा एनिमल है वो जिंदा हुआ करता था, जो कि आज की टाइम में नहीं है. तो कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि आगे के फ्रंट टीथ हैं वो कुछ बहुत ही ज्यादा लंबे हैं. फिर बॉडी हेयर देख सकते हो आप, जो कि एलिफेंट में इतने लंबे हेयर हैं वो नहीं देखने को मिलते, जबकि उस टाइम पे इस एनिमल में देखने को मिलते थे, ठीक है. एंड दे लिव इन द आइस. तो आप देख सकते हो कि एक बर्फीले एनवायरमेंट में वो रहते थे, जबकि एलिफेंट्स हैं वो मोस्टली फॉरेस्ट में रहते हैं, वो बर्फ में नहीं रहते हैं, है ना. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इवोल्यूशन के बाद ऑब्वियसली चेंजेस हुए हैं, बट इस तरह का कुछ एनिमल है वो कभी हुआ करता था. और इसकी बॉडी का हमें पता कैसे चला कि इस टाइप का एनिमल था? तो उनके फॉसिल्स हमें मिले कैसे? अनअल्टर्ड फॉसिल्स. किसमें से? आइस में से, ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप. नेक्स्ट एग्जांपल है पेट्रिफाइड फॉसिल्स. इसका मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक और सॉफ्ट पार्ट्स of dead organisms by mineral deposit is called petrification. Here only the hard parts like bones, teeth, shells and wood etc. get preserved, which are called petrified fossils. तो petrified fossils जो कि these are the most common type of fossils हैं. तो किस तरह के fossils हैं? तो hard part ही सिर्फ उनके बच जाते हैं, जो soft part है वो कोई ना कोई दूसरे एनिमल से उसके थ्रू या तो खा लिया जाता है, या तो फिर उनका डिकेइंग होके वो जमीन में घुल जाते हैं, जमीन में मिल जाते हैं. तो सिर्फ हार्ड पार्ट है वही रह जाता है, जो कि हमें फोसिल्स के फॉर्म में मिलता है, जिसको बोलते हैं पेट्रिफाइड फोसिल्स. जैसे कि बोन्स, तो हमें पता है पूरा उनका बॉडी के जो बोन्स है, यानी उनका जो कंकाल जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो वो पाया जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कुछ इस तरह का बॉडी टाइप एंड हाइट वगैरह कुछ रही होगी उस एनिमल की. सेम वे टीथ, देन शेल्स. तो कुछ शेल जिनमें शेल हो ऐसे एनिमल्स वगैरह कुछ हैं, अगर मराइन या कोई भी, तो उनके शेल्स है वो रह जाते, क्योंकि वो हार्ड पार्ट है तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, जल्दी से उनका डिकेइंग नहीं होगा, राइट. तो वो रह जाते हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं. अगर प्लांट है तो वुड, तो पत्ते वगैरह है वो सूख जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, बट वुड है वो रह जाते हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं. सो ये जो हार्ड पार्ट बाकी रहते हैं उनको बोलते हैं पेट्रिफाइड फोसिल्स, जो कि बहुत ही कॉमन टाइप है. मोस्टली फोसिल्स हैं वो हमें इसी फॉर्म में मिलते हैं. नेक्स्ट है मोल्ड फोसिल्स.
यानी ओनली एन इम्प्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज प्रिजर्व्ड इन वेट सॉइल एंड नो बॉडी पार्ट इज रिकवर्ड ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। मोल्ड यानी कुछ शेप है ना, जिसको हम मोल्ड बोलते हैं, जैसे कि केक के डिफरेंट मोल्ड्स आते हैं, तो एक शेप है। तो यानी वेट सॉइल में अगर कोई एनिमल है वो उनकी बॉडी है वो मरने के बाद गिर गई तो उनकी एक इम्प्रेशन है वो रह जाती है, ठीक है, पर उनका बॉडी तो धीरे धीरे करके सड़ जाता है, वो नहीं रहता, यानी कोई भी बॉडी पार्ट है वो रिकवर नहीं होता है डेड ऑर्गेनिज्म का, बट उनकी वेट सॉइल में एक इम्प्रेशन है वो रह जाती, क्योंकि वो सूख जाएगी, जमीन है, सॉइल है वो, तो उनमें एक इम्प्रेशन है वो रह जाएगी, यानी निशान है वो रह जाएंगे, जिससे हम पता लगा सकते हैं। बट दिस इज वेरी रेयर काइंड ऑफ फोसस, क्योंकि जमीन सूखने के बाद भी उनका जो शेप है वो कुछ ही टाइम पे वैसा रहेगा, बाकी तो फिर पवन वगैरह की वजह से, बारिश की वजह से वो बिखर जाएंगे, तो वैसे के वैसे ही शेप रहेंगे नहीं जिससे हम पता लगा सके, राइट। सो दिस आर वेरी रेयर काइंड ऑफ फोसस, बट इट इज देयर। नेक्स्ट है कास्ट फोसस। सिमिलर, समटाइम्स मिनरल्स आर फिल्ड इन द मोल्ड रिजल्टिंग इन कास्ट फोसस। तो यानी जो मोल्ड यानी जो इंप्रेशन रह जाती है उसमें मिनरल से वो भर जाते हैं, तो एक इमेज जैसा बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं कास्ट फोसस। इसमें भी ओरिजिनल बॉडी पार्ट से वो नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक तरह की कास्टिंग ही होती है। फिफ्थ है प्रिंट फोसस, यानी फॉसिलाइज्ड इंप्रेशंस ऑफ फुट, विंग्स, लीव्स, स्टेम एक्सेट्रा। प्रिंट फोसस तो पूरा बॉडी पार्ट नहीं, बट उनके कुछ पार्ट्स हैं बॉडी के, पूरा बॉडी नहीं बट कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं, उनकी इंप्रेशन, इधर भी बॉडी पार्ट्स ओरिजिनली नहीं बल्कि उनकी इंप्रेशन से वो रह जाती है कहीं ना कहीं पे, जैसे कि सूखी वेट जमीन पे जबकि वो सूख जाए तो फुट की प्रिंट्स रह जाती है, कुछ विंग्स की प्रिंट से वो रह जाती है, तो उससे हमें कुछ पता लगता है। दिस इज ऑल्सो रेयर काइंड ऑफ फोसन। एंड द लास्ट कोप्रोलाइट्स which preserved feces and excreta of organism। तो ये एक्सक्रीटा यानी वेस्ट बॉडी मटेरियल जो होता है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है कि वो किस तरह के एनिमल हुआ करते थे, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके थ्रू ये फिसिस और एक्सक्रीटा है वो बाहर बॉडी के निकलता है, तो उससे ये पता लगता है कि वो फूड में क्या खाते थे, जिससे एक तो ये पता चलता है कि ये मराइन एनिमल थे या तो ये लैंड पे रहते थे, ये हर्बीवोरस थे या तो कार्निवोरस थे। सो लाइकवाइज कुछ स्टडी में इम्पोर्टेंट चीज़ें पता लगाने के लिए कई बार कुछ एनिमल्स वगैरह की ये फिशेस वगैरह भी एज अ फोसिल के तौर पे रखे जाते हैं और उनको स्टडी किए जाते हैं जस्ट टू चेक देयर हैबिट्स। ओके, so this is all about today's lecture. In next lecture we'll further continue with some other topics. Thank you.